The future of work is changing fast. From the way we will work, to the jobs we will do, to the careers that will remain. The World Economic Forum predicts that by 2025, 85 million jobs will disappear. And a lot of it has to do with AI and automation. AI can code now, AI can write, and AI can replace me even when I'm not there. And you can't even tell. So it's natural to fear that AI could take away your job too. But the same report also predicts that 97 million new jobs will be created. Like an AI engineer who helps me create my AI avatar. Hey Sai, how's it going? It's going good, Lavina. It's going good. We're stepping into a new world, a new territory. And the question to ask is not whether your job will exist, but will your job exist? क्या आपको पता है काम करने का तरीका हर जमाने में बदलता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई और ऑटोमेशन सब कुछ बदलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ वर्क यानी कि काम के भविष्य के बारे में। आखिर काम कैसे बदल रहा है, हमारा फ्यूचर कैसे चेंज हो सकता है इसके वजह से, हम इन सभी चीज़ों के बारे में एक अच्छे डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे CAPF के पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एट द कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता क्या है इस चीज़ की। देखो, कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये एक वर्ड है, एक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है कि काम नहीं बदलेगा बल्कि काम करने का तरीका बदल जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो पहले आप एक्सेल पे काम करते थे, ठीक है, पहले आप एक्सेल पे काम करते थे, अभी भी आप एक्सेल पे ही काम करोगे। जो काम आप पहले करते थे वो सेम काम रहेगा। पहले एक्सेल पे क्या काम होता था, आप डेटा को फिल कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे, लेकिन वो मैनुअली करते थे। लेकिन कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि आप उसी डेटा को फिल करोगे, अरेंज करोगे विद द यूज़ ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे क्या होगा कि आपका काम काफ़ी जल्दी हो गया, तो काम करने का तरीका बदल गया। काम सेम ही है, काम नहीं बदलेगा, लेकिन काम करने का तरीका बदल जाएगा। उसको हम कहेंगे कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, जो काम है ना यानी कि जो वर्क है वो हमेशा से इवॉल्व होता रहा है, बदलता रहा है। अगर हम देखें तो पहले जो काम था वो खेतों में था, फिर जब फैक्ट्री लगी तो लोगों ने फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया, और अब जो ज़माना है वो ऑटोमेशन का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है। तो अब जो काम है वो कंप्यूटर और इंटरनेट पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब ज़माना खेती बाड़ी का था, एग्रीकल्चर का था, तो उस टाइम पर जो लोग काम करते थे वो एग्रीकल्चर का करते थे। जब फैक्ट्री लगी तो लोगों ने काम करना फैक्ट्री में स्टार्ट कर दिया, मतलब कि फैक्ट्री के काम करने लग गए। अब ज़माना है इंटरनेट का और कंप्यूटर का, तो लोग जो काम है वो कंप्यूटर और इंटरनेट पर करेंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जो फ्यूचर ऑफ वर्क है ना, यानी कि जो हमारे काम का भविष्य है, वो केवल कल के जॉब के बारे में नहीं बताता, कल कौन सी जॉब आएगी, किस जॉब में भविष्य है, केवल इसके बारे में नहीं बताता, बल्कि जो इस जॉब के अंदर पार्टिसिपेट है, मतलब जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग एक अच्छी लाइफ जी सके, इज्जत भरा जीवन जी सके, उनकी जो जॉब है वो सिक्योर रह सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो उनकी डिग्निटी, सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी को भी इंश्योर करने के लिए जो फ्यूचर ऑफ वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस फ्यूचर ऑफ वर्क को जो हमारे इकोनॉमी के जानकार हैं उसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब इसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? तो इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना अब पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल हमारे मैनुअल टास्क ही करता था, लेकिन अब ये मैनुअल के साथ साथ कॉग्निटिव टास्क भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको AI के द्वारा आपके जैसे यानी कि ह्यूमन के जैसे सोचने की, समझने की और डिसीजन लेने की क्षमता भी डेवलप कर दी गई है, जिससे कि वो हमारा मैनुअल तो करता ही था, अब मैनुअल के साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर जो कॉग्निटिव टास्क होते हैं उन्हें भी ये आसानी से कर सकता है। फिर हमारे पास आता है बिग डेटा एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो, इसमें एक वर्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब समझो क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, एक ही साथ कई सारी चीज़ों को अरेंज कर देते हो उनके फिक्स पैटर्न पर, और वो सेम तरीके से बार बार काम करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि रोबोट जो है ना वो कंपनीज के अंदर काम करते हैं असेंबली के अंदर, ठीक है ना। तो जो कंपनी में असेंबली होती है वहाँ पर रोबोट काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग के तहत उनको प्रोग्राम कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है। उन्हें पता है कि कितने टाइम पर जॉब आएगा, उस जॉब को फिट करना है, कब जॉब खराब है उसे रिजेक्ट करना है। ये सारे काम अब मशीन कर लेते हैं, तो इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से जो फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल डोमेन था ना, उसके अंदर इस इंटरनेट ऑफ थिंग के वजह से, बिग डेटा के वजह से अब जो गैप है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया है। इसके बाद हमें क्या पता लगता है? इसके बाद हमें पता लगता है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, ये एम्प्लॉयमेंट को वापस से रीसेप करती है। रीसेपिंग द एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोग पहले मान लो कहीं काम करते थे तो वहाँ पर फिजिकल उनको अपीयर होना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से, आज कंप्यूटर की वजह से अब जो लोग हैं ना वो घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि बिहार का है, ठीक है, एक बिहार का मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अमेरिका के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फिर जो गूगल जैसी कंपनी हो गई उनके अंदर उसे काम करना है। तो पहले क्या होना पड़ता कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की कंपनी में जाना होता, तो इसको बिहार छोड़ के अमेरिका जाना होता। लेकिन अभी क्या हो सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपने घर पे रह के बिहार से ही इस कंपनी के लिए काम कर सकता है, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द लैपटॉप एंड द कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो हमारा होने वाला है एम्प्लॉयमेंट का। मतलब आप भारत के होते हुए चाहे तो पूरी दुनिया के अंदर आप काम कर सकते हो। तो इससे आपको एक बड़ा नेटवर्क मिलता है, बड़ी मार्केट मिलती है जहाँ पर आप अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसीलिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसे कहा जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस हो रही है, बिग डेटा एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है कंपनीज के अंदर, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है जिससे कि अलग अलग लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। फिर हमारे पास क्या आता है कि अब ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, जो कि नेचर ऑफ वर्क के बारे में क्या कर रहा है, इनको डिफाइन कर रहा है, इनकी परिभाषा जो है वो बता रहा है। इस परिभाषा के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना ये अपने साथ चैलेंजेस भी लेकर के आती हैं कि आखिर हमारा वर्क फोर्स बैलेंस कैसे होगा, ठीक है, या फिर जो हमारी पॉलिसी लाई जाएगी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो कैसे लागू होंगे इन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन में काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं इंडिया के यूनिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अब देखो इंडिया जो है ना, अगर आप देखोगे तो जब भी आप फ्यूचर ऑफ वर्क की बात करोगे तो इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो बोलोगे सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। एंड युवा क्या है कि युवा बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आती है, और युवा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन काम करेगी, अगर उनको जॉब मिलेगी, तो हमारे इंडिया यानी कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा देखने को मिलेगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में हमें ये पता लगता है कि मान लो पहले 10 लोग हमारे भारत में थे, उनमें से 5 लोग या 3 लोग काम करते थे, और अब क्या होंगे इस वजह से जो फ्यूचर ऑफ वर्क है इसके वजह से अगर 10 में से 8 लोग काम करेंगे तो इन 8 लोगों की वजह से क्या होगा कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो कि होता है स्किल मिसमैच का। देखो स्किल मिसमैच का क्या है, देखो हमने ये तो बात कर लिया कि भारत के अंदर यूथ है, भारत के लोग नौकरी करेंगे, नौकरियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई स्किल है? क्या जिस डिजिटल एज की हम बात कर रहे हैं उस एज के लिए हमारा यूथ रेडी है? क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें पढ़ा रहा है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वो उतनी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ों से जो मार्केट में इवॉल्व हो चुकी हैं चीज़ें, जो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, जो जिसकी मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड के बारे में वो हमें नहीं सिखाता। वो अभी भी वही पुरानी चीज़ें सिखा रहा है जिसकी मार्केट में नीड काफ़ी कम है। तो इसके वजह से स्किल मिसमैच आ जाता है जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नज़र आता है। फिर इसके बाद आता है इनफॉर्मल डोमिनेंस। अब देखो 2 सेक्टर के जॉब होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर का जॉब, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर का जॉब। अब जो ये इनफॉर्मल सेक्टर का जॉब होता है ना, इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गिग वर्कर कहते हैं, ठीक है ना, गिग वर्कर भी हम कहते हैं। और याद रखना कि गिग वर्कर के ऊपर भी क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत इसे समझने की हम कोशिश करेंगे।
देखो इनफॉर्मल डोमिनेंस का मतलब है कि भारत के अंदर जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पर लोगों को कोई प्रोटेक्शन, कोई बोल सकते हो सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलता है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आता है डिजिटल पेनिट्रेशन। अब देखो डिजिटल पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि आज अगर देखोगे तो भारत के अंदर इंटरनेट है, मोबाइल हर किसी के पास है, लैपटॉप हर किसी के पास है। तो इस मोबाइल की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से जो टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी को हर कोई यूज़ कर पा रहा है और इसे यूज़ करके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते ढूंढ रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बिहार का एक बंदा, मान सकते हो किसी को भी ले सकते हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, वो क्या कर रहा है आजकल यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना के वहाँ से जॉब क्रिएट कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को सेल कर रहा है ऑनलाइन। तो दैट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड दैट इज़ द पावर ऑफ डिजिटल वर्क, या बोल सकते हो कि जो भी तुम्हारा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है उसके वजह से। तो हमें इंडिया का यूनिक कंटेक्स्ट क्या पता लगा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ स्किल मिसमैच है, मतलब कि हम स्किल को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर आता है इनफॉर्मल डोमिनेंस, यानी कि भारत के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इस सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा, इनको प्रोटेक्शन वगैरह देना होगा। फिर आता है डिजिटल पेनिट्रेशन, यानी कि आज भारत का यूथ गाँव तक क्या कर रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है, इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, या फिर इंटरनेट के अलावा स्मार्टफोन एंड अदर चीज़ों का यूज़ करके वो अपने लिए नए नए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते ढूंढ पा रहा है। अब देखो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को और भी अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड लेबर कोड रिफॉर्म जो है वो लेकर के आई है, जिसकी मदद से वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो लोग हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था जब मैंने यूपीआई वाला देखना एक वीडियो मैंने करा रखा है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है जो डिजिटल पेमेंट वगैरह है वहाँ पर कैसे भारत ने लेबर कोड रिफॉर्म लेकर के आया। ठीक है, अटल पेंशन वगैरह है जहाँ पर लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में पेंशन वगैरह दिया जाता है, तो इस तरीके से लेबर कोड रिफॉर्म आया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे चीज़ें लेकर के आई सरकार, ताकि वो भारत के इस प्रॉब्लम को क्या कर पाए, शॉर्ट आउट कर पाए। फिर हम आते हैं ऑटोमेशन एंड एआई रिसर्च के अंदर। अब देखो ये क्या है कि जो हमारा ऑटोमेशन है या फिर एआई है, वो किस तरीके से हमारे एम्प्लॉयमेंट को रिसेप कर रहा है और उसे अच्छा कर रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या पता लगेगा कि पहले जो एआई है ना, वो केवल मैनुअल टास्क किया करती थी। मैनुअल टास्क का मतलब क्या है कि जैसे कंपनी में अगर आप जाओगे ना, तो सामान को, मान लो ये सामान है, इस सामान को उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, तो ये हम क्या करते थे, पहले एआई की मदद से कर लेते थे, रोबोट की मदद से कर लेते थे। लेकिन आज देखोगे ना, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि एआई के पास क्या आ गया है, कॉग्निटिव थिंकिंग भी आ गई है। तो एआई के पास कॉग्निटिव थिंकिंग आ गई है, मतलब वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो अब जो काम है ना, वो सिर्फ इससे मैनुअल नहीं, बल्कि जो और भी काम है ना, वो एआई से कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर टेबल पे बैठ के क्या है, अटेंडेंस ले रहा है लोगों की, भैया आओ अटेंडेंस लगाओ और फिर आप जाओ जहाँ काम करना है। तो अब यहाँ पर कोई इंसान बैठता, लेकिन उसकी जगह पर एक एआई को बैठा दिया है। क्यों? क्योंकि इसके पास कॉग्निटिव टास्क करने की एबिलिटी आ गई है, ये सोच समझ के डिसीजन ले सकता है। तो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसके वजह से क्या होता है कि अब जो हमारे जॉब है ना, जॉब जो रूटीन जॉब है, जैसे कि मान लो पहले देखो रूटीन जॉब का मतलब क्या होता है कि मशीन को पता है कि हर 10 सेकंड के बाद एक पीस आ रहा है, उस पीस को क्या करना है, इस बोरे में पैक करना है। ठीक है, तो वो हर 10 सेकंड के बाद मशीन में क्या करा जाएगा, ऐसा प्रोग्राम फिट किया जाएगा कि वो 10 सेकंड के बाद जाएगी, मशीन में से उस पीस को उठाएगी, बोरे में डालेगी और पैक करके फिर आगे भेज देगी। तो इस तरीके से जो रूटीन जॉब होते हैं ना, उन जॉब के अंदर जो लोग पहले काम करते थे, अब वो ऑटोमेटिक हो गए हैं, मशीनों के द्वारा करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की कहीं ना कहीं अब ज़रूरत जो है वो कंपनी को कम पड़ने वाली है। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर अब ये जो हमारे मशीन वगैरह हैं जब यूज़ करे जाएंगे, एआई यूज़ करी जाएंगी, तो इनके लिए अब क्या चाहिए आपको, अब देखो कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कि ये मशीन ऑपरेट ना कर पाए। क्योंकि पहले अगर आप मैनुअली काम करते थे तो कंपनी को लोगों की ज़रूरत है कि चलो पढ़ा लिखा कम है, थोड़ा नहीं भी जानता है, मैनुअली काम करना है, तो कंपनी रख लेती थी। लेकिन आज कंपनी को क्या डिमांड है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, जिस चीज़ की आज को कंपनी की अब नीड पड़ने वाली है। तो बेसिकली स्किल आपको इन्हेंस करना पड़ेगा कंपनी के अंदर जॉब लेने के लिए। फिर आता है जॉब पोलराइजेशन। अब देखो जॉब पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि आज जो मार्केट है ना,
वो दो हिस्सों में बट गया है। दो हिस्सों में बट गया मतलब क्या है, अगर आप इसे मार्केट लिखो तो दो हिस्सों में, एक तरफ जहाँ पर अगर आपके पास बहुत हाई स्किल है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, या फिर आपके पास बहुत लो स्किल है तो भी नौकरी मिल जाएगी। अब देखो लो स्किल वाले लोग कहाँ नौकरी करेंगे, तो लो स्किल वाले लोग जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, बेसिकली जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ठीक है ना, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे जो वर्क होते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर का वर्क होता है, ठीक है, तो डिलीवरी पार्टनर के जो वर्क होते हैं उनमें ये लोग काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास स्किल ही नहीं है, लो स्किल है, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिनको काम मिल जाएगा। अच्छा खासा डिमांड है भारत में डिलीवरी जॉब की, तो यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब आते हैं हाई जॉब वाले पे। देखो, अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, आपके पास अच्छी डिग्री है, आपने अच्छा डिग्री भी नहीं, अगर आपने अच्छा स्किल लिया है, तो आपको क्या होगा कि कंपनी के अंदर इन रोबोट को मैनेज करने का काम मिल जाएगा, जो कि हाई स्किल वाली जॉब है। लेकिन जो लोग थोड़े मिडिल में हैं, जिनके पास जॉब थोड़ी जिनका एजुकेशन या बोल सकते हो कि जिनका स्किल थोड़ा मिडिल में है, उनके ऊपर अब प्रेशर काफ़ी हो गया है, क्योंकि वो इसके तरफ जाना नहीं चाहते, उनको ये जॉब मिल नहीं सकती, तो इनके लिए जॉब जो है ना वो काफ़ी लिमिटेड हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो इनके ऊपर है कि अब ये जॉब को कैसे लेके पा सकें या फिर इनको जॉब कैसे मिल सके। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जॉब पोलराइजेशन भी आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं रिमोट वर्क एंड सस्टेनेबिलिटी की। देखो, रिमोट वर्क एंड सस्टेनेबिलिटी क्या कहती है उसको जरा हम समझते हैं। देखो, रिमोट वर्क का जो ट्रेंड है ना, ये कोविड-19 के बाद से चला था। जब क्या हुआ था, एक पेंडेमिक आया था कोविड-19 का, उस टाइम पर कंपनी ने क्या किया था, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन ये जो अब चीज़ थी ना, जो हमने मजबूरी में स्टार्ट कर दी थी, बाद में उसकी आदत लग गई, तो ये अब एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ को परे रख के आप चाहें तो इंडिया से भूटान के लिए काम कर सकते हो, इंडिया से चाइना के लिए काम कर सकते हो, इंडिया से यूएस बेस्ड कंपनी में काम कर सकते हो। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ को परे रख के अब अपॉर्चुनिटी देती है बेसिकली सर्विस एंड आईटी सेक्टर के लोगों को कि वो क्या कर सकते हैं, रिमोट जॉब को प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, ये इसका बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास अच्छे इंटरनेट नहीं है। मान लो आप काम तो करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम आपको मिल भी गया, लेकिन आपके घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा। तो जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके का डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिला है। इशू ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस ये भी देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं रिमोट जॉब की। क्यों? क्योंकि मान लो आज कंपनी ने बोल दिया कि ठीक है, रात को 9 बजे मीटिंग होगी। ठीक है, अब रात को 9 बजे मीटिंग होगी, क्या पता 9 बजे आपका कोई दूसरा प्लान हो, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे कर पाओगे? सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। जो हमारा डिजिटल डिवाइड है, कहीं पर इंटरनेट अच्छा चलता है, कहीं पर नहीं चलता है, तो उस इंटरनेट की फैसिलिटी को हर जगह अच्छा किया जा सकता है। इसमें आप बेसिकली भारत नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सही करने के लिए भारत नेट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे कि गाँव में भी इंटरनेट की फैसिलिटी को अच्छा किया जा सके और हाई स्पीड पे इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके। फिर आता है ग्रीन जॉब इम्पेरेटिव्स। देखो, ग्रीन जॉब इम्पेरेटिव्स का मतलब होता है कि पहले जो कंपनीज थी ना, वो गाड़ी बनाती थी किसकी? डीजल वाली, पेट्रोल वाली। लेकिन आज गाड़ी कैसे बन रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। तो पहले जो लोग काम करते थे, पहले जो मैकेनिक वगैरह हुआ करते थे, वो कौन सी गाड़ी बनाना जानते थे? डीजल और पेट्रोल वाली। लेकिन ये गाड़ी तो अब बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि और कार्बन का इमिशन हो। तो कार्बन के इमिशन को कम करने के लिए सरकार ने अपने मॉडल को चेंज कर दिया, कंपनी ने अपने मॉडल को चेंज कर दिया, और अब वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस हो गई हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ फोकस हो गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड ऑफ ग्रीन जॉब है ना, ये बढ़ गई है। यानी कि अब कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में एक्सपर्ट हों, जो कि सोलर पैनल के एक्सपर्ट हों, या फिर किसी और फील्ड में एक्सपर्ट हों जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर पाए। तो बेसिकली अभी क्या हो चुका है कि जो कार्बन इंटेंसिव जॉब है ना, वो ऑब्सोलेट हो गई है, मतलब कि आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। अब हमें ज़रूरत है नई अपॉर्चुनिटीज़ की, जहां पर हम लो कार्बन एमिशन के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के अंदर काम कर सकें और हमारे पास वो स्किल हो। तो ग्रीन जॉब इम्पेरेटिव्स एंड रिमोट एंड हाइब्रिड मॉडल, ये दोनों ही आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स एंड गिग इकोनॉमी की। देखो, गिग इकोनॉमी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे सेपरेट में भी आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट अगर हम देखें ना कि जो हमारा ये वर्क फोर्स चेंज हो रहा है, जो काम का फ्यूचर बदल रहा है, जहाँ पर एआई वगैरह आ रही हैं, यहाँ पे इन गिग इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखो, सबसे पहला तो गिग इकोनॉमी जो है,
ये हमारे लिए या जो अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आज अगर देखोगे तो इंडिया का यूथ अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो वो जोमेटो के अंदर, स्विगी के अंदर या फिर फ्लिपकार्ट के अंदर, अमेज़ॉन के अंदर डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम कर सकता है। यहाँ पर आपको आज़ादी होती है कि आप अपनी सर्विस फ्रीलांस कर सकते हो। फ्रीलांस का मतलब होता है कि जब आप फ्री हो तब काम करो, जब फ्री हो तो मत करो, मतलब नहीं फ्री हो तो मत करो। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर अगर मान लो कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है जिसके पास उसके स्कूल की फीस भी भरने को नहीं है तो वो क्या कर सकता है, जोमेटो और स्विगी को ज्वाइन कर सकता है। वो डेली 2-3 घंटे काम भी कर सकता है, कुछ पैसे भी कमा सकता है और अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पर्टिकुलरली फॉर द यूथ सेक्टर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड डिलीवरी हो गया या फिर जो लॉजिस्टिक हो गए, जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनका मैंने एग्जांपल दिया, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर और भी जितने हैं, ब्लिंकिट वगैरह, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है टेक्नोलॉजी, और ये जो हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है जिसके अंदर लोग काम करेंगे उनके लिए भी अच्छा है। फिर आता है एफिशिएंसी गेन। अब पहले क्या होता था कि मान लो आपको कहीं से कहीं जाना है या फिर आपको खाना ही ऑर्डर करना है तो बीच में ना कोई इमीडिएटरीज होते थे, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जिन्हें बिचौलिया कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते थे कि आपसे ना टैक्स लेते थे, मतलब काम करने का जिसको बोलते हैं दलाली, वो लेते थे। अब इसमें क्या होता था कि पहले मान लो अगर आपको कार बुक करनी है, टैक्सी बुक करनी है, तो पहले आपको एक दलाल ढूंढना होगा। उस दलाल को क्या करना होगा, पैसे कुछ देना होगा। फिर वो दलाल आपके लिए क्या करेगा, एक कार ढूंढ के लाएगा और फिर आप उस कार से अपने डेस्टिनेशन तक जाओगे तो वो पैसा आप कार को दोगे ही दोगे, जो कि आपको देना चाहिए। तो अब जो हमारे को सोशल मीडिया ऐप बने, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओला को ले लो, ठीक है, ऊबर को ले लो, तो ये क्या करते हैं, बिना इन बिचौलियों के, बिना इन दलालों के आपको क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इनके वजह से जो एम्प्लॉयमेंट चैनल्स है ना, जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, वो टूट गए और अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अपने लिए कार ऑर्डर कर सकते हो, ओला ऑर्डर कर सकते हो, ऊबर ऑर्डर कर सकते हो, एंड एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो, जिससे कि आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, है ना। आप कहीं पर भी रहोगे, आप अपने हिसाब से कार, ऑटो, जो भी आपको मंगाना है आप मंगा के जा सकते हो। फिर हमारे पास आती है सिक्योरिटी चैलेंजेस। देखो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है कि जो हमारी गिग इकोनॉमी है, जिनके इतने बड़े प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एफिशिएंसी हमें दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है कि आपको यहाँ पर जो काम है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, तो आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलता, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, आपको जब चाहे तब कंपनी क्या कर सकती है, काम से निकाल सकती है। इसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, वो आपको अपना एम्प्लॉय नहीं मानता। वो क्या मानता है? वो मानता है कि ये सिर्फ काम कर रहा है, फ्रीलांसर है, आज ये काम कर रहा है, कल छोड़ के चला जाएगा, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है। तो उस तरीके की एम्प्लॉय वाली ट्रीटमेंट नहीं होती, आपको यहाँ पर पीएफ नहीं मिलता, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर पेंशन भी नहीं मिलता जब आप रिटायर वगैरह होते हो। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है सिक्योरिटी की, कि यहाँ पर लाइफ और जॉब आपकी सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट क्या कर सकता है वो सभी को पता है, अटल पेंशन योजना वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें ला करके गवर्नमेंट इनको सिक्योर भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर ऑफ वर्क है ना, इससे भारत के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कौन कौन से कंसर्न है जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम और कंसर्न जो है वो है हमारा जॉब डिस्प्लेसमेंट। देखो भारत की जो आबादी है, जो भारत के लोग हैं, वो काफ़ी लो स्किल्ड वर्कर है। मतलब कि जो भारत के लोग अगर आप देखोगे ना, जो फ़ॉरेन कमाने भी जाते हैं, वो कोई बहुत अच्छे काम में काम करने नहीं जाते, है ना, वो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं। तो इसके वजह से जो भारत का लेबर फोर्स है, जो भारत का यूथ है जो काम करता है, वो लो स्किल वर्क फोर्स है, जिसके पास उतने अच्छे स्किल नहीं है। तो कल को अगर मान लो इस तरीके के कंपनी में ऑटोमेशन वगैरह आ गए, तो सबसे पहले जो नौकरी जाएगी वो इन्हीं लोगों की जाएगी। यानी कि जो हम कह रहे हैं ना ऊपर कि 5 से 3 लोग भारत में नौकरी करते हैं, उनमें से और भी लोग कम हो जाएंगे, पता लगेगा 3 से 2 लोग ही नौकरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत की जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो कितनी है, लो स्किल्ड वर्कर है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट होगा जॉब का तो इन लोगों को ही निकाल दिया जाएगा, जिससे कि भारत में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इनइक्वालिटी है भारत में वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास आता है स्किल गैप। अब स्किल गैप क्या है? देखो भारत में कुछ लोग ऐसे तो हैं जो सच में इस बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए
वर्क फोर्स में अपना नाम चाहते हैं, बदलते हुए काम के अंदर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जो भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली है, वो उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो आज भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आउटडेटेड हैं, पुरानी हैं। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर या फिर दुनिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। एंड उस बदलती टेक्नोलॉजी को अगर हमें मास्टर करना है तो हमें उसके हिसाब से अपनी स्किल, अपने एजुकेशन को भी बदलना चाहिए। लेकिन क्या है कि भारत के अंदर एजुकेशन उतना डेवलप नहीं है, पुराने पद्धति पे चल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और उसके हिसाब से डिमांड भी बदल रही है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर हमारा एजुकेशन अगर अंडर डेवलप्ड रह गया तो हमें स्किल गैप का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें जॉब फिर फ्यूचर में नहीं मिलेगी और हम क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सोशल प्रोटेक्शन। देखो सोशल प्रोटेक्शन क्या है, कुछ लोग मान लो गिग वर्कर्स के अंदर हैं, गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी मिनिमम वेज कोई फिक्स नहीं है, हेल्थ और इंश्योरेंस कोई नहीं है, रिटायरमेंट का बेनिफिट कोई नहीं है, उनका कुछ नहीं है। मतलब ना तो पीएफ मिल रहा है, ना बोनस मिल रहा है, ना रिटायरमेंट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसके वजह से जो गिग वर्कर्स हैं, जो लोग आज जोमेटो, स्विगी इन सब में काम कर रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ प्रोटेक्शन का क्या, अगर आगे इस फील्ड में कोई लो स्किल वर्कर काम करना चाहे तो उसका सोशल प्रोटेक्शन क्या होगा, इस चीज़ की काफ़ी बड़ी चैलेंजेस और काफ़ी बड़ा कंसर्न जो है वो सामने हमारे आता है। फिर आता है इनइक्वालिटी रिस्क। इनइक्वालिटी रिस्क में क्या होगा कि देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेंडर बायसनेस आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर अभी के लिए देखोगे तो जैसे जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या फिर और भी हो गए जैसे ब्लिंकिट वगैरह हो गए, इनके जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं ना, इसमें मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली अगर आप देखोगे तो बेसिकली मेल यानी कि लड़के जो हैं वो काम करते हैं, लड़कियां यहाँ काम नहीं करती, अगर करते भी हैं तो नाइट के शिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं करती, है ना। तो होता क्या है कि कई सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती हैं जिसमें जेंडर बायसनेस आ जाती है, सोशल इनइक्वालिटीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये एक इनइक्वालिटी का रिस्क हमारे सामने लेकर के आता है। तो अगर हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा नहीं करेंगे, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, तो इस इनइक्वालिटी रिस्क का खतरा हमारे सामने देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कि अगर हम चाहें तो इस जो हमारा फ्यूचर है, जो काम बदल रहा है, जो एआई वगैरह काम वगैरह करेंगे, उनके अंदर हमारे इंडिया का यूथ कैसे आ सकता है, इंडिया इस इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए कैसे तैयार हो सकता है। तो इंडिया के यूथ को आप कैसे तैयार कर सकते हो बीइंग एन ऑफिसर, तो आप लिख सकते हो कि सबसे पहले तो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना होगा, ठीक है ना। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, उस पुराने हो चुके एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। हमें अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करना होगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम अडेप्ट करें, उसको सीखें, उसका यूज़ करना जानें, उसमें और क्या बेटर किया जा सकता है उस पर काम करें, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करें, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम करें, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर काम करें, और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलाबोरेशन, मतलब कि एकेडमिक यानी कि जो हमारे स्कूल या कॉलेज हो गए और इंडस्ट्री हो गए, उन दोनों का कोलाबरेट कराएं। इंडस्ट्री को क्या डिमांड है, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ के ऊपर एक बार हम रिलुक करके अपने एजुकेशन सिस्टम को वापस से अगर रीओरिएंटेट कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में अपने यूथ को आने वाले फ्यूचर के काम के लिए रेडी रख सकते हैं। फिर आता है इवॉल्व द लेबर पॉलिसीज़। अब देखो लेबर पॉलिसीज़ क्या है कि जो काम हमारे लेबर वगैरह का करते हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो बोल सकते हो कि जो लाइफ में अनसर्टेनिटी है, जो उनको इनफॉर्मल सेक्टर में जो बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, जैसे पीएफ हो गया, रिटायरमेंट बोनस हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, बोनस हो गया, ये सब चीज़ें बेसिकली हम सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उन लोगों को भी प्रोवाइड करें जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। फिर आता है प्रमोट द जॉब क्रिएशन, यानी कि सरकार क्या कर सकती है कि जॉब क्रिएशन पे फोकस कर सकती है। जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे यहाँ या दुनिया में जो और भी कंट्री हैं जहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि पहले डीजल एंड पेट्रोल से गाड़ियाँ चला करती थी, जैसे भारत का खुद का भी है कि वो 2070 तक क्या हो जाएगा, जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री हो जाएगा। तो अगर जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री हम 2070 तक हो जाएंगे तो आज जो हमारी गाड़ियाँ बन रही हैं पेट्रोल और डीजल वाली, वो कल को बंद हो जाएंगी, तो उनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो सरकार क्या कर सकती है कि इंडस्ट्रीज़ जो कि हेल्थ इंडस्ट्रीज़ हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, वो किस पे, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस कर सकती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है इनके ऊपर फोकस कर सकती है, ताकि जब ये हम बंद भी करें तो हमारे पास सफिशिएंट इंडस्ट्री हो ताकि हम अपने लेबर को उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। और इस लेबर को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उनको इस तरीके की स्किल पहले से दे करके रेडी रखना होगा।
फिर हम आते हैं डिजिटल डिवाइड। इसमें क्या पता लगता है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। इसमें हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी ये डिजिटल डिवाइड है, जैसे मैंने बोला इंटरनेट का एक्सेस कई लोगों के पास नहीं है, अच्छा इंटरनेट नहीं चलता। तो भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो कि इंटरनेट का यूज़ ही नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई पॉलिसी बना सकती है, कोई इक्विटेबल पार्टनरशिप प्रोग्राम लेकर के आ सकती है, जहां पर उन लोगों के पास भी इंटरनेट हो, उन लोगों के पास भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसका वो यूज कर सके। इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है एथिकल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस। अब इसमें क्या पता लगता है कि जो भी एआई सिस्टम है ना, वो सभी लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डाटा का जो है लोगों का वो प्रोटेक्शन होना चाहिए, एल्गोरिदम की फेयरनेस वगैरह आनी चाहिए, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना उनका एआई के ऊपर भरोसा पड़ सके और जो लोग काम सीखें, जो जाने, जो जानकारी लें, वो एक एक्चुअल जानकारी हो, वो करेक्ट जानकारी हो। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है ना, अगर हम इस फ्यूचर ऑफ वर्क में इंडिया की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमें क्या पता लगता है। देखो, हमें पता है कि हम दुनिया के सबसे बड़ा देश हैं सब पॉपुलेशन वाइज, और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो यूथ की पॉपुलेशन है। तो हमारा जो फ्यूचर ऑफ वर्क है ना, इसके अंदर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को सर्व कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, और जो हमारी बेसिकली काम है ना, उस काम के अंदर हम अपने डिग्निटी पूर्ण काम को कर सकते हैं, सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है यहाँ पर, चैलेंज यही है कि हमारी जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है ना, उसको हम किस तरीके से स्किल एंड रेजिलियंट वर्कफोर्स के अंदर चेंज करें, किस तरीके से हम अपने इस, और बोल सकते हो कि वर्क फोर्स का जो यूज़ है वो अपने ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए करे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चेंज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जनता है, जो हमारे पास डेमोग्राफी है, वो उतनी ज़्यादा स्किल नहीं है। अब इसके पाथ फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, तो यही है कि हम एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूसिव लेबर पॉलिसी ला सकते हैं जिससे कि वह हमें इनफॉर्मल सेक्टर में हेल्प हो जाएगी, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एथिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके वजह से हम ह्यूमन का फ्यूचर ऑफ वर्क जो है वो अच्छा कर सकते हैं, और भारत के जो यूथ हैं उनको फ्यूचर ऑफ वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कल को अगर मान लो फ्यूचर में वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इधर उधर हुई और कुछ नई तरीके की टेक्नोलॉजी आई, तो हमारा यूथ पहले से तैयार रहे उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो यह था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में जाना, एंड ये देखा कि अगर काम कल को मान लो इंसानों को हटा के मशीनों से कराया जाए, तो आखिर उस काम को हम कैसे कर सकते हैं, हमारा इंडिया उस काम के लिए कैसे रेडी हो सकता है। तो दैट वाज द सेशन। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया हो।